नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्रीय चिंतक एंथोनी गिडेंस के बारे में। एंथोनी गिडेंस इंग्लैंड के महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिक समाजशास्त्रियों में अपना विशेष स्थान बनाया। इन्होंने संरचनाकरण और आधुनिक समाजों पर समष्टिवादी दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया। पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय में गिडेंस को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के एक स्तंभ के रूप में मान्यता दी जाती है। गिडेंस ने अब तक 34 पुस्तकें, लगभग 200 लेख उनके प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पुस्तकों का विश्व की 29 भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उनकी लोकप्रियता को इसी तथ्य से हम समझ सकते हैं कि वर्ष 2007 में गिडेंस को समाज विज्ञानों पर लिखी गई पुस्तकों में सबसे अधिक उद्धृत किए जाने वाले 5वें लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। अब हम चर्चा करें एंथोनी गिडेंस के जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं उनके बारे में। गिडेंस का जन्म उत्तरी लंदन के एडमॉन्टन में 8 जनवरी 1938 में हुआ था। उनके पिता लंदन के परिवहन विभाग में एक सामान्य क्लर्क थे। उनका बचपन निम्न मध्यम स्तरीय परिवार में व्यतीत हुआ। आरंभ से ही अपनी प्रतिभा के कारण अपने परिवार के वह पहले सदस्य थे जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने का अवसर मिला। उन्होंने 1959 में हल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष वह आगामी अध्ययन के लिए इंग्लैंड की सबसे विख्यात शैक्षणिक संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए, जहां 1961 में उन्हें एमए की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष उनकी नियुक्ति लिसेस्टर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में हुई, जहां उन्होंने मनोविज्ञान विषय का अध्यापन प्रारंभ किया। इस समय वह विश्वविद्यालय ब्रिटिश समाजशास्त्र का मुख्य केंद्र था और यहीं उन्होंने नॉर्बर्ट एलियस के साथ काम करके अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को विकसित करना प्रारंभ किया। विभिन्न विषयों पर अपने स्पष्ट और सुसंगत विचारों के कारण एंथोनी गिडेंस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 1997 में वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर पद पर आसीन हो गए और इस पद पर उन्होंने 2003 तक कार्य किया और इसी पद से वे सेवानिवृत्त भी हो गए। उनके बौद्धिक योगदान को देखते हुए 2003 से ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग में उन्हें प्रख्यात प्रोफेसर की परिस्थिति दी गई, जिस पर वह अभी तक कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से एंथोनी गिडेंस का जो जीवन परिचय है वह रहा। उनके बौद्धिक योगदान का पहला रूप समाजशास्त्र पर उनका एक नया दृष्टिकोण है। गिडेंस ने एक नई सैद्धांतिक तथा पद्धति शास्त्रीय विवेचना प्रस्तुत की। इस क्षेत्र से संबंधित पूंजीवाद पर दी गई उनकी सैद्धांतिक विवेचना तथा विकसित समाजों में वर्ग संरचना की प्रकृति पर आधारित उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम उनकी कुछ पुस्तकों पर चर्चा करें तो उनकी पुस्तकों की जो सूची है वह काफ़ी लंबी है, लेकिन जो पुस्तकें उनकी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या चिंतन के नए रूप से संबंधित हैं उनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, ये पहला है। दूसरी उनकी पुस्तक है उन्नत समाजों की वर्ग संरचना। तीसरा है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। इसके बाद में उनकी जो पुस्तक है समाज की रचना। आधुनिकता पर उन्होंने पुस्तक लिखी है आधुनिकता के परिणाम और आधुनिकता एवं स्वयं की पहचान। इसी प्रकार से उन्होंने जो एनवायरनमेंट पर या कहें जलवायु पर पुस्तक लिखी है वह है जलवायु परिवर्तन की राजनीति। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो एंथोनी गिडेंस के द्वारा लिखी गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका समाजशास्त्र में विशेष योगदान है। आगे हम उनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन पर चर्चा करें तो उन्होंने
जो अपने विचार हैं उनमें समाजशास्त्र की प्रकृति पर जो गिडिंस के विचार हैं उनमें 1976 से पहले गिडिंस ने समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न संप्रदायों तथा परंपराओं की समालोचनात्मक टिप्पणियों पर अधिक बल दिया, किंतु उनकी 2 पुस्तक न्यू रोल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और सोशियोलॉजी, ये दोनों ही पुस्तक में उन्होंने एक और सूक्ष्म समाजशास्त्र तथा वृहद समाजशास्त्र के विवाद को दूर करते हुए इन दोनों की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट किया, तो दूसरी ओर समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा, पिछली 2 या 3 शताब्दियों में होने वाले औद्योगिक रूपांतरण से जिन नई संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरी जो उनके प्रमुख विचार हैं संरचनाकरण पर, गिडिंस द्वारा प्रस्तुत संरचनाकरण का सिद्धांत उनके समाजशास्त्रीय चिंतन का एक प्रमुख आधार है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या हमारे सामाजिक यथार्थ, सामाजिक जीवन का निर्माण व्यक्तियों के रूप में कुछ सामाजिक शक्तियों के द्वारा होता है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति अपनी विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते तथा उसका ज्ञान और जानकारियां भी सीमित होते हैं। फिर भी व्यक्ति वे एजेंसी या अभिकरण हैं जिनके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और समाज में परिवर्तन लाया जाता है। उन्होंने संरचना तथा व्यक्तियों के रूप में विभिन्न अभिकरणों को एक संयुक्त रूप से देखते हुए इन्हें एक द्वैधता का नाम दिया। यह बताया कि इनमें से किसी को भी एक दूसरे से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों द्वारा समाज का निर्माण होता है, लेकिन साथ ही व्यक्तियों की क्रियाओं पर समाज का एक बाध्यतामूलक प्रभाव भी होता है। अगला उनका जो विचार हैं लघु तथा वृहत उपागम का संबंध, इस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और इस संबंध में गिडिंस ने बताया कि समाजशास्त्रियों ने वृहत सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक यथार्थ की विवेचना को महत्वपूर्ण माना, वहीं अनेक दूसरे लेखकों ने लघु सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्रीय विवेचना की है। गिडिंस ने लघु उपागम तथा वृहत उपागम से संबंधित अनेक उदाहरण देते हुए यह बताया कि समाज में होने वाले सभी परिवर्तन लघु और वृहत स्तर की घटनाओं और शक्तियों का एक संयुक्त परिणाम होते हैं। लघु उपागम को परिवार के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए गिडिंस ने बताया कि परिवार में व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव करने तथा उससे कुछ विशेष तरह के संबंध बना रखने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन इस लघु उपागम से यह स्पष्ट नहीं होता कि व्यक्ति पर दबाव डालने वाली वे कौन सी शक्तियां हैं जो व्यक्ति को मनमाने रूप से जीवन साथी का चुनाव करने और उसके साथ कुछ विशेष तरह के संबंधों को स्थापित करने से रोकती हैं। वृहत उपागम के रूप में उन्होंने राज्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा वैश्वीकरण के संबंधों का उल्लेख किया है। वैश्वीकरण के द्वारा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास के व्यापक अवसर मिलते हैं, लेकिन स्थानीय आधार पर इसके फलस्वरूप ऐसे बहुत से संकट पैदा हो जाते हैं जो व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लघु और वृहत उपागम एक दूसरे से इस तरह से घुले मिले हैं कि हम उनको पृथक करके नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट उनकी विचारधारा में आधुनिकता है। गिडिंस ने का चिंतन का एक प्रमुख आधार उनके द्वारा प्रस्तुत आधुनिकता की अवधारणा है। गिडिंस से पहले के अनेक लेखकों ने आधुनिकता की अवधारणा को कुछ विशेष आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सूचकांकों के आधार पर स्पष्ट किया और गिडिंस ने यह बताया कि उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान दशा को केवल आधुनिकता में होने वाले एक आमूल परिवर्तन के रूप में स्पष्ट किया है। आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण जैसे पूर्व आधुनिकता, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इन तीनों में क्या अंतर है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। गिडिंस के अनुसार पूर्व आधुनिक समाजों से लेकर उच्च आधुनिकता से संबंधित समाजों में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन यह परिवर्तन निश्चित रूप से मानव विकास की प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करते हैं। उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया कि पूर्व आधुनिक अर्थात
जो परंपरागत समाज हैं, उन समाजों में व्यक्तियों की अधिकांश क्रियाएं प्रथा, परंपरा और वृद्धजनों के अनुभवों से प्रभावित थी। परंपरागत समाजों की जगह जब आधुनिक समाजों ने ली तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक विशेषीकृत व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ने लगी। विशेषीकरण से संबंधित सुविधाएं प्रत्येक समय और स्थान से संबंधित न होने के बाद भी इन पर हमारी लगातार निर्भरता बढ़ती चली गई। विशेषीकृत ज्ञान के रूप में नई प्रौद्योगिकी से पैदा होने वाले खतरों की संभावना बढ़ती गई। समाज जैसे जैसे उच्च आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ने लगा, समकालीन समाजों में आज अनिश्चितता और असुरक्षा में भी वृद्धि होती जा रही है। इस दशा को स्पष्ट करने के लिए गिडिंग्स ने उच्च आधुनिकता को एक ऐसी दशा से संबंधित माना जिसे उन्होंने जुगरनौट के नाम से संबंधित किया है। जुगरनौट से उनका तात्पर्य एक ऐसी विनाशकारी शक्ति से है जो बिना रुके क्रूरता के साथ विभिन्न व्यक्तियों और समूह के जीवन में नई समस्याएं पैदा करती रहती हैं, और इसी आधार पर उन्होंने उच्च आधुनिकता की वर्तमान दशा को उत्तर आधुनिकता के रूप में स्वीकार नहीं किया। और विस्तृत अवधारणा आधुनिकता के बारे में हम जब गिडिंग्स का जो सिद्धांत है आधुनिकता का, तब इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। अगली जो विचारधारा गिडिंग्स की है वह है अधिक जोखिम भरा समाज। गिडिंग्स ने 21वीं शताब्दी में तेज़ी से बढ़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर विचार करके अधिक जोखिम भरे समाज के रूप में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार वैश्वीकरण के फलस्वरूप एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास होने के साथ ही जनसंचार के साधनों का भी आश्चर्यजनक रूप से विस्तार हुआ। आज विश्व के करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग करके नए प्रकार के संबंध स्थापित कर रहे हैं। इससे जहां अनेक प्रकार के लाभ हैं, वहीं इस दशा से एक अधिक जोखिम भरे समाज का निर्माण हो रहा है। यह वह समाज है जिसमें अवसरों की अधिकता के साथ विभिन्न प्रकार के संकटों की संभावना भी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2019 में प्रकाशित गिडिंग्स की पुस्तक जलवायु परिवर्तन की राजनीति में उन्होंने जलवायु, प्राकृतिक विपत्तियों तथा विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकटों को उन खतरों के रूप में स्पष्ट किया जो इस जोखिम भरे समाज की देन है। अगला गिडिंग्स का जो विचार है वह है तीसरा मार्ग के रूप में। 1998 में प्रकाशित गिडिंग्स की पुस्तक दी थर्ड वे में गिडिंग्स ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सामाजिक लोकतंत्र के रूप में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज असमानता भरी राजनीति की जगह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत राजनीतिक आत्ममंथन के द्वारा लोकतंत्र का सही अर्थ में लोकतांत्रिकरण किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीति को सही दिशा देने के लिए एक और लैंगिक असमानताओं को दूर करके नैतिक संबंधों में सुधार लाया जाए, और दूसरी ओर हिंसा और सत्ता पर आधारित राजनीति की जगह परस्पर वार्तालाप एवं रचनात्मक कार्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मतभेदों को दूर किया जाए। यही वह तीसरा रास्ता है जिसके द्वारा लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निर्भरता और विश्वास का वातावरण विकसित किया जा सकता है। गिडिंग्स के अनुसार राजनीति के तीसरे जो मार्ग उन्होंने बताया है, उस मार्ग का मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण से उत्पन्न दोषों का समाधान करना, व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार लाना तथा मानव जीवन को प्रकृति से जोड़ना। उनके इन्हीं विचारों के आधार पर वर्ष 2002 में गिडिंग्स को आस्टूरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे स्पेन के नोबल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अगला विचार उनका है वैश्वीकरण पर गिडिंग्स के विचार। वैश्वीकरण पर गिडिंग्स के जो विचार हैं वो उनकी पुस्तक रन अवे वर्ल्ड में हैं, और उसमें उन्होंने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा, विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने की वह प्रक्रिया जो दूर दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ती है कि हजारों मील दूर उत्पन्न होने वाली कोई घटना स्थानीय जीवन को भी प्रभावित करने लगती है। गिडिंग्स ने वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कारण केवल आर्थिक पक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कारण व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पक्ष, हमारी परिवार की व्यवस्था, मूल्यगत प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन होने लगता है।
व्यवहारिक रूप से वैश्वीकरण न तो विभिन्न देशों के समान आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की एक प्रक्रिया है और न ही इसे प्रत्येक दशा में विकास का एक सुखद परिणाम कहा जा सकता है। यूरोप और अमेरिका से बाहर के देश इस प्रक्रिया को अमरीकीकरण की एक असहज प्रकृति के रूप में देखते हैं और उन सांस्कृतिक प्रभावों को हानिकारक मानते हैं जो कोका कोला और मैकडोनाल्ड जैसे उत्पादों की अवांछित वृद्धि के कारण सामने आए हैं। वैश्वीकरण ने स्थानीय संस्कृतियों पर आघात करने के साथ ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानताओं में भी वृद्धि की। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जहां शक्तिशाली देश अधिक समृद्ध हुए हैं, वहीं विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार की नई समस्या और अभावों में भी वृद्धि हो रही है। आज वैश्वीकरण का विकास जिस रूप में हो रहा है वह उसकी प्रकृति से अराजक और अव्यवस्थित है तथा इसमें अनेक प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक दबावों का समावेश है। वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पूंजी पर कुछ बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का एकाधिकार बढ़ने लगा और संपन्न देशों की सीमाओं पर स्थित कमज़ोर देश उनकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होने लगे। इस अर्थ में यह एक तरह का अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद है। कुछ समय पहले तक अमेरिका और रूस के बीच होने वाले शीत युद्ध के कारण सैन्य शक्ति का विस्तार इन्हीं दोनों खेमों तक सीमित था, लेकिन अब तीसरी दुनिया के देश भी अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए हैं। यह वह दशा है जिसके फलस्वरूप दुर्बल वर्गों की दशा में सुधार का लक्ष्य कमज़ोर पड़ जाता है। वैश्विक स्तर पर होने वाले औद्योगिक विकास के फलस्वरूप श्रम विभाजन का एक ऐसा रूप सामने आने लगा जिसने संख्या के एक बड़े भाग को रोजगार के अवसरों से वंचित कर दिया। अपनी पुस्तक में गिडिंग्स ने वैश्वीकरण को आधुनिकीकरण के एक साधन के रूप में स्पष्ट किया, लेकिन इसे आधुनिकीकरण का एक ऐसा साधन माना जिसने अविकसित देशों की सामाजिक सुरक्षा, मूल्य संरचना और संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार से गिडिंग्स ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, ये सारे विचार गिडिंग्स का जो बहुआयामी प्रकार का चिंतन है उस चिंतन को स्पष्ट करते हैं। हमने गिडिंग्स के जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन पर चर्चा की और उन विचारों में सबसे पहला समाजशास्त्र की प्रकृति, दूसरा संरचनाकरण, उसके बाद लघु और वृहत उपागम, नेक्स्ट है आधुनिकता, उसके नेक्स्ट अधिक जोखिम भरा समाज, तीसरा नेक्स्ट जो इसका था वह है तीसरा मार्ग और उसके बाद में वैश्वीकरण पर विचार। ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं और महत्वपूर्ण चिंतन है गिडिंग्स के जो समाजशास्त्र को देन है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।